Hello students, today we will discuss the another type of the optical parametric oscillator, that is the doubly resonant oscillator. So doubly resonant oscillator आज हम पढ़ेंगे. कल हमने सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर पढ़ा था और सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर में हमने जो थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी होती है जो कि सिंगली रेजोनेंट पैरामीट्रिक ऑसिलेटर के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हमने प्रूफ किया था. और उसकी वैल्यू जो थी वो आई थी C NS NI NP अपॉन म्यू नॉट ओमेगा एस ओमेगा आई डी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 - R. ठीक है, तो ये हमने कल प्रूफ किया था, उसमें ये हमने डिराइव किया था पंप इंटेंसिटी. तो आज जो डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर है इसकी भी हमने वर्किंग एंड हमने ये देखना है कि इसमें भी जो पंप इंटेंसिटी है वो उसका डेरिवेशन करना है, वो किस तरीके की आती है, और फिर कंपेयर करेंगे सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर से उसकी पंप इंटेंसिटी को. ठीक है, ओके. सो डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर में होता क्या है कि इन दिस केस डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर में मतलब बोथ द मिरर्स हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी. दोनों जो मिरर्स होते हैं जो हमने कल के इसमें डायग्राम में देखा था वैसे ही आएगा इसमें. तो बस इसमें जो थ्योरी है वो चेंज है थोड़ा सा. तो वो क्या है कि दोनों जो मिरर्स हैं वो हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी एट बोथ इडलर एंड सिग्नल वेवलेंथ. तो यहाँ पर हाई रिफ्लेक्टिविटी है इडलर और सिग्नल वेवलेंथ, जबकि वहाँ पर हाई रिफ्लेक्टिविटी थी केवल सिग्नल वेवलेंथ पे. ठीक है, तो हम डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर जो है इसमें वो दोनों मिरर जो हैं वो हाई रिफ्लेक्टिविटी के हैं इडलर और सिग्नल वेवलेंथ दोनों पे. ओके, सो बोथ आर रेजोनेंट विद इन दी कैविटी. इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो वेवलेंथ हैं सिग्नल वेवलेंथ भी और इडलर वेवलेंथ भी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये रेजोनेंट है विद इन दी कैविटी. कैविटी के अंदर क्या है, ये रेजोनेंट है यानी कि ऑसिलेट करती है. सो दिस गिव्स अस द फॉलोइंग टू कंडीशंस. ओमेगा एस इक्वल्स टू एम पाई सी अपॉन एन एस एल एंड ओमेगा आई इक्वल्स टू पी पाई सी अपॉन एन आई एल. सो ये हमने कल भी देखा था, बट यहाँ पर आज इडलर वेवलेंथ भी है तो इडलर वेव के लिए भी हमने ये इक्वेशन लिख ली फ्रिक्वेंसी की. तो यहाँ पर m जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन है और p जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन. ओके, सो इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर both the equations for the signal and the idler, as they would both resonate within the resonator and would have large amplitudes. तो दोनों के जो है लार्ज एम्पलीट्यूड होंगे, सिग्नल वेवलेंथ के भी, सिग्नल वेव के भी और इडलर वेव के भी, एंड दोनों ही जो है वो कैविटी के अंदर जो है वो रेजोनेट करती हैं, ऑसिलेट करती हैं. ठीक है, सो अगर माना ES0 and EI0 are the amplitudes of the signal and idler waves, so they leave mirror M1. again mirror M1 और mirror M2. तो जो ये दोनों वेव्स ऑसिलेट करेंगी तो दोनों वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, M1 पे M1 को जब लीव करेंगी. ठीक है, so amplitude of the signal and idler wave, they leave mirror M1 and then as they reach the mirror M2, और M2 M1 मिरर को छोड़ते हुए ये M2 मिरर की तरफ जब जाएंगी. ठीक है, एट अ डिस्टेंस L, डिस्टेंस जो है वो क्या है इनके बीच की L है, तो तब उनके एम्पलीट्यूड्स जो होंगे वो क्या होंगे. तो उनके एम्पलीट्यूड्स अब यहाँ पर क्योंकि हमने कल सिंपल सिग्नल वेव ही देखा था उसमें सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर में, तो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर में हमने सिग्नल वेव के बारे में देखा था कि सिग्नल वेव ही जो है वो ऑसिलेट करती है, बट यहाँ पर एक इडलर वेव जो है वो भी आ गया है. तो इडलर वेव का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इसलिए अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होगी, क्योंकि दो इक्वेशंस होंगी उनको हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है. तो ES1L और EI1L इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक GL माइनस आयटा अंडर रूट ओमेगा एस एन आई इंटू साइन हाइपरबोलिक GL, एंड ये वाला एलिमेंट जो है वो है आयटा अंडर रूट ओमेगा आई एन एस अपॉन ओमेगा एस एन आई साइन हाइपरबोलिक GL, एंड दिस इज कॉस हाइपरबोलिक GL, और मल्टीप्लाई में ES0 एंड EI स्टार 0.
So for simplicity we assume that both the mirrors are identical. तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों मिरर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और रिफ्लेक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या है, आर एस एंड आर आई है सिग्नल और इडलर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। तो सिग्नल फ्रिक्वेंसीज़ के लिए जो रिफ्लेक्टिविटी है वो आर एस है और इडलर फ्रिक्वेंसी के लिए जो ये रिफ्लेक्टिविटी है वो है हमारे पास आर आई। ठीक है, तो हमने कल जो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर पढ़ा था वहाँ पर हमने सिंपल जो है आर कंसिडर किया था रिफ्लेक्टिविटी को। जो लास्ट में आपने जो है आई वाला फॉर्मूला भी देखा होगा, उसमें केवल आर ही था, लेकिन वहाँ पर हम आर को आर एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं सिग्नल वेव लेंथ के लिए, सिग्नल वेव के लिए ले रहे थे इसलिए। ठीक है, तो आज जब हम लास्ट में कंपेयर करेंगे दोनों की पंप इंटेंसिटी को, तो तब हम आर की जगह पे वहाँ जो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर था वहाँ पे आर की जगह पे हम आर एस लेंगे। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे हम। तो आर एस और आर आई जो है वो सिग्नल और इडलर फ्रिक्वेंसीज की रिफ्लेक्टिविटीज़ हैं। ओके, ऑल्सो जैसे हमने कल किया था, हमने ऑल अदर जो लॉसेस हैं इनसाइड द कैविटी उनको क्या किया था, उनको नेग्लेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी वही करना है कि neglecting the all other losses inside the cavity and also assuming that the mirrors do not produce any phase change on reflection, यानी कि जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है उनमें भी कोई फेज चेंज नहीं होगा, जैसे कि हमने कल कंसिडर किया था वैसे ही करना है। दस द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एंड इडलर फ्रिक्वेंसीज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2 वुड बी, तो M2 से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसके साथ जो सिग्नल वेव है इसके साथ एक फैक्टर आ जाएगा किसका, अंडर रूट आर एस का, जैसे हमने कल देखा था अंडर रूट R1 एंड अंडर रूट R2 वही वाला। ठीक है, और जो इडलर वेव है उसके साथ आ जाएगा एक फैक्टर आर आई का, अंडर रूट आर आई का। ठीक है, तो वो दोनों को जब हम दोनों इक्वेशंस में रखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा ES2L EI2 स्टार L आर अंडर रूट आर एस 0 0 आर आई, ये मैट्रिक्स है एक, और ये दूसरी मैट्रिक्स है ये सॉरी यस मैट्रिक्स है, ये भी 2x1 की मैट्रिक्स है। ES1 0 एंड EI1 स्टार 0। ओके, सो यहाँ हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ES1 0 and EI star 0। ओके, अच्छा एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ES1L ये आएगा आपके पास ES1L एंड EI1 स्टार L। ओके, तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाली वैल्यूज़ जो है हम कहाँ से पुट करेंगे, इस इक्वेशन से। ये तो ये आ गए आपके पास। ठीक है, तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम, कॉस हाइपरबोलिक GL माइनस आइटा अंडर रूट ओमेगा एस एन आई अपॉन ओमेगा आई एन एस साइन हाइपरबोलिक GL, और यहाँ आइटा ओमेगा आई एन एस अपॉन ओमेगा एस एन आई का अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक GL कॉस हाइपरबोलिक GL इंटू ES0 EI स्टार 0। सो द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो देयर इज़ नो एम्पलीफिकेशन बिकॉज लाइट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रही है, सो देयर इज़ नो एम्पलीफिकेशन। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 द फील्ड्स वुड बी, जो फील्ड्स होंगे वो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ES3 0 EI3 स्टार 0 इक्वल्स टू अंडर रूट RS 0 0 अंडर रूट RI, ये वैल्यू रख दी हमने ये। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ES2L एंड EI2 स्टार L। ओके, तो ES2L और EI2 स्टार L की वैल्यू जो है हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फॉर ऑसिलेशन द फील्ड एम्पलीट्यूड्स आफ्टर वन राउंड ट्रिप मस्ट बी द सेम एज एट द
स्टार्ट, यानी कि जैसे पहले था ये वाली कंडीशन, यानी कि ES 0 EI स्टार 0 जब था, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद जो फील्ड एम्पलीट्यूड है वो भी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद जो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहता है, ठीक है, वेव ऑसिलेशन के लिए। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन हम लिख सकते हैं कि ES3 0 EI, ये वाला जो मैट्रिक्स है EI3 स्टार 0, ये जो होना चाहिए इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ES 0 EI स्टार 0 के, ठीक है। सो ये इक्वेशन 6 है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग दी मैट्रिक्स वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से ये मैट्रिक्स वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, और कहाँ, ये वाली वैल्यू ये पुट कर लेंगे हम यहाँ, तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पुट कर लेते हैं, और फिर इसके इक्वल हम रख लेते हैं क्या, ये ES 0 EI स्टार 0, ठीक है। तो पहले हमारा सबसे मेन काम है, हम यहाँ पर जो है इस वाली की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन 4 से, और फिर इसे इक्वेट कर देते हैं हम इसके इक्वल, ठीक है। तो वही हम कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स वैल्यू हमने इक्वेशन 4 से पुट कर ली है, तो हमने पुट कर लिया है ये और इनटू ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमने इक्वेशन 4 से पुट कर लो, इक्वेशन 4 देख लो आप, इक्वेशन 4 से हमने ये वैल्यू पुट कर ली है, ये और ये वाला पूरा ये, ठीक है। तो ये हमने पुट कर लिया, और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 6 से देखो आप, ये किसके इक्वल है, ES 0 EI स्टार 0 के, ये और ये इक्वल थे। तो हमने इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ पर भी हमारा बल्कि ES2 ये वाला था, तो इसकी जगह पे हमने इक्वेशन 5 से जो है वो पुट कर दिया, और फिर इसको रख दिया इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई दिस तो ये हो जाएगा RS, ये मल्टीप्लाई बाई दिस तो ये हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई बाई दिस तो ये हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा RI, और ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये फिर से यहाँ आ जाएगा, और ये इक्वल किसके हैं, इसके, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो ये जो ये अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, RI वाला टर्म, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो फिर से अगेन RI वाला टर्म आएगा, ठीक है। और ये वाला ऐसे ही रहेगा, और इसको हम ये जो इक्वल में इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ES 0 और EI स्टार 0 के टर्म में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ES 0 EI स्टार 0 के टर्म्स में आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये कॉमन आ जाएंगे। तो एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ES 0 वाला जो है उसमें आपका आ जाएगा -1, और एक जो ये वाला टर्म है EI स्टार 0 वो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपके पास, इसके बाद इसके साथ आ जाएगा -1, ठीक है। बाकी ये 0 0 रहेंगे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्या करा, इसको हमने G इक्वल्स टू यहाँ पर एक रिप्लेस कर दिया है, किससे, GTH से, ठीक है। तो ये GTH से हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, जब हमने ये कंडीशन लगाई, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन जब हमने लगाई है तो हमने G को GTH से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो GTH है वो GTH है क्या, वही जो कल हमने देखा था, थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेशन, ठीक है। तो फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हम देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो ये वाला टर्म है, इसका डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो मस्ट बी 0, दैट मस्ट बी 0। तो ये अगर 0 होना चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये इक्वल्स टू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा RS कॉस हाइपरबोलिक GTHL -1 और मल्टीप्लाई बाय RI कॉस हाइपरबोलिक GTHL -1, माइनस के ये मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका RI अंडर रूट ओमेगा I NS अपॉन ओमेगा S NI इंटू ये वाला टर्म -I RS इंटू ओमेगा S NI
अपॉन ओमेगा आई एन एस, ठीक है, इंटू साइन हाइपरबोलिक जी एल। ये ओमेगा आई एन एस और ओमेगा आई एन एस यहाँ कैंसिल हो गया, ये ओमेगा एस एन आई ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आई माइनस आयोटा और आयोटा जो हो जाएगा वो होगा +1 दे देगा, और यहाँ आर आई इंटू आर एस होगा, और साथ में मल्टीप्लाई होगा किसका, साइन हाइपरबोलिक, इसके भी साइन हाइपरबोलिक जी टी एच एल और साइन हाइपरबोलिक जी टी एच एल, यानी कि साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक जी टी एच एल। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर आर एस इंटू आर आई साइन हाइपरबोलिक जी टी एच एल इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आर एस इंटू आर आई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी एच एल माइनस आर एस कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल देन ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, माइनस के आर आई कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल और माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाला टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, आर एस आर आई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी एच एल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर एस आर आई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है माइनस ये, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अंदर रह जाएगा, और ये आर एस आर आई जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म तो ये आ जाएगा आपका आर एस आर आई, और अंदर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है अगर, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और आपके पास रह जाएगा माइनस के ये माइनस के दिस माइनस के कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और अंदर रह जाएगा आर एस प्लस आर आई, ठीक है। तो आर एस प्लस आर आई के साथ एक मल्टीप्लाई में आएगा कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल, एक तो ये टर्म आएगा, ठीक है। एक दूसरा जो है टर्म हमारे पास था आर एस आर आई, ठीक है, और दूसरा एक हमारे पास टर्म था यहाँ +1, ठीक है। तो ये सब टर्म जो है हमारे पास मिल करके, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ये इसको आपको करना कॉपी पेन उठा करके, कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल इक्वल्स टू 1 प्लस आर एस आर आई अपॉन आर एस प्लस आर आई। सो दिस इज इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 8 हो गई, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद। सो रिफ्लेक्टिविटीज़ जो हैं वो यूजुअली जो है क्लोज टू यूनिटी के लगभग बराबर हैं, और आर एच एस जो है इस इक्वेशन में वो ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी समझ लो, क्योंकि ये भी यूनिटी के इक्वल है, ये भी यूनिटी के इक्वल है, तो लगभग ये 1 के इक्वल हो गया। तो इस कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल को हम क्या कर सकते हैं, जी टी एच एल की जो है स्मॉल हो गया, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन में। सो और हायर ऑर्डर टर्म्स को जो हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक जी टी एच एल को हमने एक्सपेंड कर दिया 1 प्लस जी टी एच एल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 1 प्लस आर एस आई अपॉन आर एस प्लस आर आई, ठीक है। तो जी टी एच एल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हमने सॉल्व कर दिया इसको, 1 प्लस आर एस आर आई माइनस आर आई अपॉन आर एस प्लस आर आई। तो जी टी एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 अपॉन एल स्क्वायर इंटू, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 1 माइनस आर एस 1 माइनस आर आई अपॉन आर एस प्लस आर आई, ओके। सो ये जो टर्म है ये, क्योंकि आर एस आर आई जो रिफ्लेक्टिविटीज़ हैं वो यूनिटी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा लगभग 2 के बराबर, 1 प्लस 1 2, और ये जो 2 पहले से हमारे पास है, तो ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस आर एस 1 माइनस आर आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो जी टी एच जब हम निकालेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इस सबका, अंडर रूट हो जाएगा
तो ये अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर एस 1 माइनस आर आई अपॉन ये अंडर रूट एल स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये एल आ जाएगा बाहर। ठीक है, ओके। तो आपके पास जो थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट जो आ गया वो आ गया डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए, जो थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट है वो इतना है। ठीक है, और जी स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर है ये हमें पहले से पता है, लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। जो जी जो है वो इससे इंटेंसिटी से, पंप इंटेंसिटी से किस तरीके से रिलेट है। ओके, तो थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, जी स्क्वायर अपॉन दिस। और ये भी जो है हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में इनके बारे में भी पढ़ा है कि ये किस तरीके से ओमेगा एस और ओमेगा आई से रिलेट है। तो वही रिलेशन यूज़ करके हमने यहाँ लिखा जैसे हमने कल के लेक्चर में किया था, वैसे ही। तो आई पी टी एच यानी कि पंप इंटेंसिटी एट थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, फॉर डबली रेजोनेंट। डी आर मतलब है यहाँ पर डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर। तो डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर, ठीक है। तो डी आर का मतलब ये है। तो ये इसके लिए जो आ गया डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए जो पंप इंटेंसिटी है, थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी, वो है सी एन एस एन आई एन पी अपॉन 2 म्यू नॉट ओमेगा एस ओमेगा आई डी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस आर एस 1 माइनस आर आई। ठीक है, ये जी स्क्वायर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि जी की वैल्यू जो है हमें मिल गई है, तो जी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और हम सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए देखें तो सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए हमारे पास जो हमने कल डिराइव किया था वो था इतना, सी एन एन एस एन आई एन पी अपॉन म्यू नॉट ओमेगा एस ओमेगा आई डी स्क्वायर एल स्क्वायर, और 1 माइनस आर था। तो क्योंकि वहाँ पे सिग्नल वेव की रिफ्लेक्टिविटी हमने आर से शो की थी, तो यहाँ पर मैं आर की जगह पे आर एस ले रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी कि इक्वेशन 10 डिवाइड बाई इक्वेशन 11, ओके, इक्वेशन 10 डिवाइड बाई अगर इक्वेशन 11 कर दें तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा आई पी टी एच डी आर अपॉन आई पी टी एच एस आर, यानी कि सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर और डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए जो पंप इंटेंसिटी थी उनका रेशियो वो आता है 1 माइनस आर आई अपॉन 2। तो ये सब जब हम ये डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर केवल एक 2 बचेगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या रहेगा 1 माइनस आर आई अपॉन 2। तो 1 माइनस आर आई अपॉन 2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों की जो रेशियो है। सो आर आई जो है, अगर आर आई आपके पास 0.98 है तो थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी जो होगी डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए इट इज़ लेस बाय अ फैक्टर 0.01। ठीक है, क्योंकि आर आई जो होगा वो कितना होगा 1 माइनस 0.98 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना 1.00.98, दैट इज 0.02 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 0.01। तो 0.01 जो ये रेशियो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी फॉर डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर जो है वो लेस है कितने फैक्टर से, 0.01 फैक्टर से। ठीक है, और अगर हम सेम पैरामीटर यूज़ करते हैं जैसे कि हमने पहले भी किए थे, थ्रेशोल्ड पंप इंटेंसिटी अगर इन केस ऑफ सपोज हम देखते हैं कि अगर रेडियस जो है वो पंप बीम इनसाइड द क्रिस्टल, यानी कि जो इनसाइड क्रिस्टल के जो पंप बीम है उसकी अगर रेडियस जो है वो है 1 मिलीमीटर, तो रिक्वायर्ड जो थ्रेशोल्ड पंप पावर होगी वो होगी कितनी, वो होगी आई पी टी एच इंटू आई पाई इंटू ए स्क्वायर। आई पाई जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर आई पी टी एच। ठीक है, so this will be equal to 150 million watt, 150 million watt मिली वॉट। ओके, सो हम ये देख सकते हैं कि मिली वॉट है ये। ठीक है, कि सेम क्रिस्टल अगर हम ऑसिलेट करवाएं सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर में तो हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड पावर
जो होगी वो होगी 15 वॉट की। थ्रेशोल्ड पावर जो है वो कितनी है, 15 वॉट है, ठीक है। जबकि डबली रेजोनेंट क्रिस्टल में भी वही क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो हमारी ये किसके लिए है, सिंगली रेजोनेंट के लिए, ठीक है। इसमें जो पावर है वो आ रही है हमारे पास 15 वॉट, और जो डबली रेजोनेंट के केस में हमारे पास जो पावर आ रही है वो आ रही है 150 मिली वॉट, बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं कि एक ड्रास्टिक रिडक्शन मिल रहा है थ्रेशोल्ड पंप पावर में, जो कि डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है पंप की पावर की, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ दी सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर। सो क्योंकि थ्रेशोल्ड पंप पावर threshold pump power levels for a doubly resonant oscillator are very less compared to the singly resonant case, ठीक है। सो दिस नीड टू सेटिस्फाई द वेरियस कंडीशंस ऑन द सिग्नल एंड इडलर फ्रिक्वेंसीज, इसलिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको कि वेरीफाई करना जरूरी है सिग्नल और इडलर फ्रिक्वेंसीज के लिए, टू इनस्टेबिलिटीज इन ऑसिलेशंस which leads instabilities, जो कि इंस्टेबिलिटी लाती है उनको वेरीफाई करना जरूरी है। तो इन केस ऑफ डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर सिग्नल एंड इडलर frequencies have to simultaneously satisfy all the following equations। तो ये सारी इक्वेशंस को जो है सिग्नल और इडलर फ्रिक्वेंसी के द्वारा इन सारी इक्वेशंस को जो है साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो इक्वेशंस कौन सी है, एक तो है ओमेगा पी इक्वल्स टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा आई, दूसरी है ओमेगा पी एन पी इक्वल्स टू ओमेगा एस एन एस प्लस ओमेगा आई एन आई, तीसरी ओमेगा एस इक्वल्स टू एम पाई सी अपॉन एन एस इंटू एल, और चौथी है ओमेगा आई इक्वल्स टू पी इंटू पाई सी एन अपॉन एन आई एल। सो दिस इज फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ दी रेजोनेटर, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रेजोनेटर की ये रिक्वायरमेंट, ये चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। देन सेटिस्फाइंग ऑल दीज कंडीशन साइमल्टेनियसली would severe requirements on the stability of the resonator। तो जैसे हमें पता है कि सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर्स जो हैं इक्वेशन जो है उसमें ओमेगा आई के लिए उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर फिर भी जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पंप पावर रिक्वायर्ड भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर और डबली रेजोनेंट ऑसिलेटर के बीच में जो है फ़र्क भी है, ठीक है, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और इस तरीके से आपका ऑप्टिकल पैरामीट्रिक ऑसिलेटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके दोनों टाइप्स भी हमने पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ते हैं, कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके।